मैं आज नामवर सिंह जी के सेकंड टॉपिक संस्कृति और सौंदर्य पर आज डिस्कस कर रही हूँ, जिसका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और आंसर मैं बोल रही हूँ, जिससे कि आप सभी अच्छे से लिख सकें। जहाँ तक प्रश्न है संस्कृति और सौंदर्य की अवधारणा की, तो यह एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। इसका एक अवधारणा में तो कभी सटीक रूप में नहीं बांधा जा सकता है। तभी तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने अपने समय के विविध विद्वानों के मान्यताओं एवं अवधारणाओं को अपने साहित्य सृजन के अंतर्गत ग्रहण कर संस्कृति और सौंदर्य की अवधारणा पर विवेचन किया। सर्वप्रथम तभी तो नामवर सिंह जी संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अपने समय के विविध आलोचकों के साहित्य को सृजन कर स्पष्ट करते हैं। पैराग्राफ चेंज। अशोक के फूल केवल मात्र एक फूल की कहानी नहीं है, अपितु भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, और इस अध्याय पर अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी के पहले व्यक्ति हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी आदि न जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। ठीक इसी प्रकार अशोक के फूल की भी अपनी एक स्मृति है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। फूल की भार कितनी गहरी होती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के दो वाक्य काफ़ी हैं। इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति तो केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति के शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही द्विवेदी जी ने अशोक के फूल को लिखा, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी का शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि भारतीय आर्य संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। पैराग्राफ चेंज। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा तथा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महानायक समझते चले आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से रोज ये बतलाते आ रहे थे, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। किंतु यही संदेश अशोक के फूल निबंध के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। पैराग्राफ चेंज। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुत हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नामक एक विशाल ग्रंथ को ही लिख डाला, किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा था इनवर्टेड स्टार्ट कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज करने में ही लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज करने में उनका आग्रह मिश्रित संस्कृति पर ही था। इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्रहकर्ता को नहीं। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। क्योंकि संस्कृति के अध्ययन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, जिसे डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कहा है इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्ध बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रित नहीं होती। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। इस प्रकार से संस्कृति के कर्णधार स्वयं भी मिश्रता के सिद्धांत को नहीं मानते थे, लेकिन अपने स्थिति को दृढ़तर बनाने के लिए अपना रहे थे। पैराग्राफ चेंज। इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता के प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्र स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, तब द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना ही बंद कर दिया। इससे स्पष्ट है इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट कि द्विवेदी जी मिश्र संस्कृति के वकील न थे और न ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तत्वों को बटोरने में लगे थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अनंतम में उठी थी। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट सब कुछ अभिशुद्ध है, तो उसके तुरंत बाद उसमें यह भी जोड़ते हैं इनवर्टेड क्लोज कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा।
वह गंगा की अबाधित अनहद धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इसे स्पष्ट किया है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित समसिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वो भारत की कोई विशेषता नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति की प्रभुता को नामवर सिंह जी ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब प्रश्न उठता है कि संस्कृति के साथ सौंदर्यता का क्या संबंध है। इस मत को भी डॉक्टर नामवर सिंह जी ने विविध विद्वानों के अवधारणाओं को आधार बनाकर ही साहित्य के अंतर्गत सौंदर्यता के महत्व को प्रस्थापित किया है। पैराग्राफ चेंज। द्विवेदी जी ने संस्कृति में सौंदर्य की महत्ता को स्पष्ट करते हुए सौंदर्य को किसी समांती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रमवश है। इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी से पूर्व मेघ के पुष्पावलंबी मुखानाम से द्विवेदी जी का सौंदर्य के संदर्भ में व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है। जो संपत्ति परिश्रम से अर्जित नहीं की जाती और जिसके संरक्षण के लिए रक्त पसीने में नहीं बदलता है, वो केवल कुत्सित रुचि को ही प्रश्रय देती है। क्लोज। सात्विक सौंदर्य वहाँ होता है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता है। इसलिए द्विवेदी जी सलाह देते हैं पुष्पावलंबी में कि विभिन्न की विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वह तुम्हें पुष्पावलंबी यानी फूल चुनने वाली दिखाई पड़ेगी, जो अपने घर का सारा कामकाज को समाप्त करके उद्यानों में जाती है और मध्याह्न काल तक फूल चुनती है। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल मलान होता है, घड़ स्थल से पसीने की धारा बह चलती है। इस प्रकार अपने दिनकर के तपस्या के बाद वे इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनको जीवन यात्रा चल सके। तुमको वहीं पे सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी के उच्छाम और उन्मत्त विलास को भूल जाओगे। पैराग्राफ चिन्ह। यहाँ पर पुष्पावलंबियों का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं बल्कि द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लास की परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता, संस्कृति को संस्कार देने वाली ये एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला के श्याम तन भर बंधा यौवन वाली वह तोड़ती पत्थर की ओर मुड़ जाती है। इसलिए तो डॉक्टर नामवर सिंह जी का कहना है जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। क्लोज। क्योंकि शांति निकेतन के चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के भीतर सुप्त सौंदर्यबोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है। द्विवेदी जी ने संस्कृति में सौंदर्य का सबसे बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार को बताया था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य की सृष्टि की बात उठती थी तो वे उसे सामान्य जनजीवन के बीच उतारने प्रयत्न करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रवाह में संकलित द्विवेदी जी द्वारा जनता का अंतस्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से प्रारंभ होता है कि कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि समुच्चय वंचित जनता के भीतर रस ग्राहिका की संवेदना उत्पन्न हो। वे सुंदर का सम्मान करना सीखें, सुंदर ढंग से जीवन को बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। क्लोज। क्योंकि जनता के अंतकरण में यदि सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती है। किंतु वहीं द्विवेदी जी का दूसरी ओर मानना है जो जाति सुंदरता का सम्मान नहीं कर सकती, वह यह भी नहीं जानती है कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ होती है। वह तो केवल छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ती है और भरकर लुप्त हो जाती है। क्लोज। इसलिए सौंदर्य की महत्ता को संस्कृति के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पैराचिन्ह। वस्तुत स्पष्ट हो जाता है कि जीवन के समग्र विकास के लिए संस्कृति के साथ साथ सौंदर्य का होना अति अनिवार्य है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तभी तो नामवर सिंह जी कहते हैं कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। क्लोज। यह सौंदर्य वस्तुत एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य के में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह मानव मुक्ति का प्रयास है।
इस प्रकार से आलोचक ने संस्कृति की उन्नति के लिए सौंदर्य को अनिवार्य अंग माना है।